हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलियास एग्रीटेक क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पौधे या वनों के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, उसके बारे में जानकारी ली कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है, किस टाइप से होता है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ उसको साइड इफेक्ट करती हैं, और यहाँ तक कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पिछली क्लास में दी गई। इसी प्रकार से आज का जो टॉपिक है, वृक्ष चयन के उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर हम एक वृक्ष को चयनित करते हैं, जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिले, कास्ट अच्छी मिले, प्रोडक्शन अच्छा मिले, और जो भी हम उससे उत्पाद लें, संतति बनाए, प्रोजेनी बनाए, नई पीढ़ी बनाए, नई जनरेशन ग्रोथ करें, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक अच्छे वृक्ष के। आज हम इन उद्देश्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वृक्ष चयन के जो उद्देश्य हैं, उनमें सबसे पहला उद्देश्य है सस्ते आनुवंशिक आधार को बनाए रखते हुए जल्दी से लाभ प्राप्त करना। ये वर्तमान में लगभग सभी की परेशानियां हैं कि कम आय में अधिक उत्पादन व्यक्ति चाहता है कि हमारी आय तो कम हो, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम लगे, हमारा जो उसमें व्यय हो वो कम हो, और उस हिसाब से जो हमें आय के संसाधन मिले, जो लाभ मिले, जो बेनिफिट मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिले। तो सस्ते और आनुवंशिक आधार को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर हाइब्रिड वैरायटियों को यूज़ करें। पहले के समय में अगर ऐतिहासिक समय की बात की जाए तो पुराने समय में जितने भी वृक्ष थे, वृक्षों की प्रजातियां थीं, वो सब लंबे समयावधि तक प्रयोग की जाने वाली थी। लेकिन वर्तमान समय में फसलों की ही नहीं, वृक्षों की तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो आज 5 साल 6 साल की बजाय 2 साल 3 साल में भी हमें उत्पादन देने में सक्षम है। जैसे कि नॉर्मल वे में अगर देख लिया जाए तो पपीता, अमरूद, पाइसीडियम गोजावा, टेक्टोना ग्रांडिस, टीक, डलवर्जिया सिसो, ल्यूसिना लिगोसीफेला, कुछ ऐसी तमाम वैरायटियां हैं जिनको सस्ते आनुवंशिक आधार पर बनाया जा सकता है। बबूल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूसिना लिगोसीफेला, एक ऐसी प्रजाति है जो मुख्य तौर पर 2 से 3 साल में उत्पादन देने में सक्षम होती है। लेकिन पहले के समय की बात अगर की जाए तो पहले यही प्रजाति 5 से 6 साल में, 7 साल में अधिकतम उत्पादन, अच्छे से अच्छी कास्ट का उत्पादन मुख्य रूप से 6 या 7 साल में देती थी। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में कई ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां हैं, कई ऐसी उत्कृष्ट वैरायटियां हैं जो सस्ते आनुवंशिक, अच्छे से अच्छे आनुवंशिक लक्षणों को
प्रदान करके अधिक उपज देने में सक्षम है। आनुवांशिक लक्षण कीटों से मुक्त, रोग मुक्त, पर्यावरणीय जो कारक हैं उनसे मुक्ति आदि ये आनुवांशिक कारक हैं। मृदा की भौगोलिक दशा में सुधार, मिट्टी की जो इंटरनल पावर है उसकी आंतरिक क्षमता है उसमें सुधार आदि चीज़ों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा, यह वृक्ष सुधार में पहला कदम है। इस सेंटेंस से ही आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम वृक्ष सुधार की बात करें या प्रोजनी सुधार की बात करें या संतति सुधार की बात करें, तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जीन ट्रांसफ़र होते हैं, लक्षणों का आदान प्रदान होता है, तो उनमें जो लक्षणों का रूप है वो सुधरा हुआ या अलग विचित्र प्रकार का दिखने को मिलता है। डीएनए इसका सबसे बड़ा वाहक होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसकी जो खोज थॉमसन और क्रिक ने की थी। तो वृक्ष सुधार में ये सबसे पहला कदम है। हम लोग कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग इन सब क्रियाओं को क्यों करते हैं? ये सब क्रियाएं करने का मतलब, हमारा मकसद ही यही होता है कि कहीं ना कहीं हद तक वृक्ष प्रजातियों के सुधार में हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और यह निर्धारित करता है कि पहले व बाद की पीढ़ियों में कितना लाभ हुआ और होगा। ये सारी चीज़ें जब हम इनको एक ग्राफ के रूप में देखते हैं, दर्शाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि पहले हमें कितना लाभ था और वर्तमान में हमें कितना लाभ है। जैसे अगर बात की जाए कि पहले की जो खेती थी वो कार्बनिक थी, वो रसायन पर निर्भर होकर के नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने धीरे धीरे रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारी खेती में जो उत्पादन है वो निरंतर दिन पे दिन बढ़ता चला गया और हमारी दैनिक चीज़ों की पूर्ति होती रही और वृद्धि भी होती रही, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हद तक हमें उन सारी चीज़ों से वो सारी चीज़ें चाहिए जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जो पीढ़ी के लाभ को दर्शाता है कि बाद की पीढ़ी में क्या कमी थी और आने वाली पीढ़ी में उसका क्या सुधार हुआ। अगर उदाहरण के रूप में हम किसी पौधे की, किसी वृक्ष की कलम को, गूटी को, शाखा को अगर लगाते हैं तो उसमें क्लोनल पौधे के और मुख्य पौधे के दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे कि आलू की एक वैरायटी है पोमेटो, जिसमें टमाटर और आलू दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। तो पीढ़ियों में कितना लाभ हुआ, कितना लाभ नहीं हुआ, ये लाभ निर्धारित किस चीज़ को करता है? हमारी आय को, इनकम ऑफ सोर्स को। इसके बाद अगला आता है कैंडिडेटरी, उम्मीदवार पौधे। उम्मीदवार पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो ग्रेडिंग के लिए चुने जाते हैं और उनके वांछनीय गुणों के कारण उनको अलग कर दिया जाता है। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसे वृक्ष या ऐसे पेड़ पौधे जो ग्रेडिंग के लिए चुने तो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, जो वांछनीय गुण होते हैं, उन वांछनीय गुणों की वजह से इनको कभी चुना नहीं गया।
अब वांछनीय गुण इनमें कौन कौन से हो जाते हैं? या तो ये पर्यावरण के अभाव में होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेस पर होते हैं, आंधी तूफान, कीट लग जाना, रोग लग जाना, इन सब चीज़ों से ग्रसित हो जाना, इनके अभाव में ये सारी प्रक्रियाएं सुचारू होती हैं। इसके बाद अगला आपका पॉइंट आता है प्लस ट्री, सुपीरियर ट्री या चैन ट्री। तो ये उत्पादन के लिए चयनित किए गए पौधों का या वृक्ष प्रजातियों का ऐसा समूह होता है जिनकी प्रजनन के बाद ग्रेडिंग की जाती है और इनसे जो लकड़ी जो उत्पादन विकसित होता है उसकी पहचान होती है। अगर आमतौर पर देखा जाए, एक सीधी सच्ची सी परिभाषा अगर इनको परिभाषित किया जाए, इनको परिभाषा में बदला जाए, तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इन प्रजनन के बाद की गई जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिससे वृक्ष की गुणवत्ता का पता चलता है, और उस गुणवत्ता परख के लिए, गुणवत्ता की पहचान के लिए जो पेड़, जो वृक्ष, जो ट्री हम चुनते हैं, उसको हम सुपीरियर, प्लस ट्री या चयनित पौधा इन नामों से जानते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चुनाव भी हर किसी पौधे को नहीं जाता। अगर हम नॉर्मल हर किसी पौधे को चुनने लगेंगे तो ऐसे तो हमारे पास वृक्षों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। तो हमें ऐसे वृक्षों को चुनना है, ऐसे पौधों को चुनना है, इस समूह में हमें उन पौधों को रखना है, इस ग्रुप में हमें ऐसे ट्रीज को रखना है जिनके लक्षण पहले से वृद्धि विकसित किए हुए हों, जिनके कैरेक्टर पहले से विकासशील हों। उन्हीं पौधों को, उन्हीं वृक्षों को हम इनमें रख सकते हैं, जिससे जो आने वाली नई पीढ़ी है, जो संतति है, जो बनने वाला नया पौधा है, जो बनने वाली नई प्रजाति है, जो आनुवांशिक लक्षण हैं, वो पहले जो सुधरे तो थे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी में उसके जो कैरेक्टर हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें आए। इसके बाद अगला आपका जो पॉइंट है वो एलाइट ट्री का है। एलाइट ट्री क्या कहलाता है? ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ पौधे जो उत्पादन के लिए चयनित होते हैं और परीक्षण के माध्यम से आनुवांशिक रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा सफल भी हों। चयन करने का मापदंड उनका फिक्स हो। यानी वही बात इन्होंने फिर से बोल दी है, वही बात ये फिर से कह रहे हैं कि सुपीरियर प्लांट, सुपीरियर पौधे को चयनित करने के लिए हमें 10 आम के पौधों में से एक पौधा ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें लक्षण, कैरेक्टर उच्च क्वालिटी के हों, हाई क्वालिटी के हों। कोई भी पौधा हो, उसका बेस क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसके चयन करने का उद्देश्य क्या है, काष्ठ उत्पादन से भी वो चयनित किया जा सकता है, मल्टीपर्पज प्रोडक्शन के लिए भी वो चयनित किया जा सकता है, एक बिजनेस पर्पज के लिए भी वो चयनित किया जा सकता है, हमारे उपयोग के लिए भी वो चयनित किया जा सकता है। उद्देश्य कोई भी हो सकता है, खाली हमें उसको चयन करने का जो मापदंड है उसको फिक्स करना है कि इसको किस स्तर पर चयनित हमने किया। इसके बाद बात आती है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि एक वृक्ष को, एक ट्री को, एक पौधे को किस क्राइटेरिया पर सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है सीधे, बेलनाकार और घुमाव वाले तने विकसित करना। यानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऐसे तने जो बेलनाकार होते हैं, सीधे होते हैं,
जिनके मध्य में किसी प्रकार का कोई भी स्टेम, तना या एक्स्ट्रा ब्रांच निकली हुई नहीं होती। और जो टर्न नहीं होते, घुमावदार नहीं होते, ऐसे तनों को, ऐसे वृक्षों के तनों को सिलेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है तेज वृद्धि, कि जो वृक्षों की जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ कैपेसिटी होती है, जो उनकी खुद की इंटरनल पावर होती है, वो तेज हो, उनमें क्षमता अच्छी हो और जल्दी वृद्धि करने वाले हों। जल्दी वृद्धि वृक्ष हमारा तभी करेगा जब उसमें इंटरनल कैपेसिटी अच्छी होगी। इसके बाद तीसरा कैनोपी, संकीर्ण मुकुट। संकीर्ण मुकुट का मतलब है घना मुकुट, यानी जो उसका कैनोपी है, जो उसकी झाड़ियाँ, जो उसका हरे चारे का जो झाड़ है, वो घने से घना होना चाहिए। पौधे का जो झाड़ है, पत्तियों की संरचनाएं हैं, वो जितनी ज़्यादा घनी होंगी, पौधे उतना अच्छा भोजन, उतने अच्छा गुण प्रोवाइड करा पाएंगे। और जिस किसी मकसद से हमने वन वृक्ष को लगाया या उस वृक्ष को लगाया, वो अपना मकसद सिद्ध करके जाता है। तीसरा, विस्तृत और पतली शाखाएं। मुख्य रूप से ये जलाऊ लकड़ी के लिए होता है कि जो हमारी शाखाओं का जो स्तर है वो विस्तृत हो और पतली शाखाओं से घिरा हुआ हो। अगर पतली शाखाएं नहीं होंगी तो हमें किसी भी स्तर तक ईंधन प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद अगला, उच्च घनत्व वाली लकड़ी या कीट और रोगों से प्रतिरोध होनी चाहिए। तो उच्च घनत्व से मतलब है हाई डेंसिटी। जब हम किसी भी वृक्ष को या उसकी कास्ट को या उसकी लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है, जो उसकी ज्वलन क्षमता होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ पौधे हरी अवस्था में रहते हैं लेकिन उनकी ज्वलन क्षमता ज़्यादा होने के कारण वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है, जो बल्क डेंसिटी होती है, जो ज्वलन क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी आग को पकड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जंगलों के जंगल साफ हो जाते हैं, उनमें स्वतः ही आग लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गर्मी के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो उनकी ज्वलन क्षमता यहाँ पर काम कर जाती है और पूरे जंगल के जंगल साफ हो जाया करते हैं। इसके बाद अगला और आखिरी पॉइंट है आपका कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोध। कि हमारी जो संतति है, जो प्रजाति है, जो वैरायटी है, वो कीट और रोगों से मुक्त होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहला और आखिरी रीज़न यही होता है कि हमारी उपज को, यील्ड को प्रभावित करने का जो कारक होता है, सबसे पहला वो कीट और रोग ही करते हैं। चाहे वो फसल को लेकर के हो, चाहे वह वनोपज को लेकर के हो, चाहे वह वृक्ष को लेकर के हो, चाहे वह कास्ट को लेकर के हो। और मुख्य रूप से कास्ट के लिए दीमक, टर्माइट, फंगस जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं और पर्यावरणीय स्थितियों के बदलने के कारण ये हावी हो जाते हैं, जिस वजह से ये उसकी लकड़ी की गुणवत्ता में कमी कर देते हैं, उसकी क्षमता में कमी कर देते हैं और कहीं ना कहीं हद तक इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हो। एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को अंत में लाइक, शेयर और कमेंट सब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें।